जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वंश स्टडी पर। और आइए आज बात करेंगे एक नई टॉपिक तरंग और प्रतिध्वनि। तरंग क्या है, ठीक है। तरंग के बारे में आप जानिए। और तरंग के प्रश्न इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसमें 20 प्रश्न तरंग और प्रतिध्वनि के ही शामिल किए गए हैं, ठीक है। और 2 से 3 प्रश्न यहाँ से पेपर में एग्जाम में फंसने का चांस होता है। तो इन 2 से 3 प्रश्नों के लिए आप अपने 10 से 15 मिनट खर्च कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने। तरंग एक है, यानी कि आपसे ये बताना है तरंग क्या है। तो ऑप्शन ए है तरंग विक्षोभ है, बी है कण, सी है गैस, या डी है वैद्युत। तो इन चारों में से एक ऑप्शन आपको ठीक बताना है। तो तब जैसा कि आप जानते हैं तरंग एक प्रकार का विक्षोभ होता है। विक्षोभ क्या होता है? जब कोई ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है, ऊर्जा का मतलब है जब हम कोई बात कह रहे हैं आप अपने मुंह से, ये बात आप तक पहुंच रही है, तो ये ऊर्जा है, ठीक है। लेकिन इसमें कण शामिल नहीं हुए हैं, सिर्फ ऊर्जा आप तक पहुंची है, आवाज पहुंची है, ताकत आप तक पहुंची है। तो ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आगे बढ़ना विक्षोभ कहलाता है। क्या कहलाता है? विक्षोभ कहलाता है। ध्यान रखें, ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आगे की ओर बढ़ना विक्षोभ कहलाता है। तो याद रखें, तरंग में हमेशा ऊर्जा आगे बढ़ती है, कण कभी आगे नहीं बढ़ते, ये कण इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो ऊर्जा के आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है उसे ही विक्षोभ कहते हैं। समझ में आई बात? नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगें अथवा प्रत्यास्थ तरंगें नहीं है? तो जैसा कि आप जानते हैं तरंग जो होती है, तरंग मैं पहले आपको थोड़ा सा समझा दूं, जब उसके आंसर बताऊंगा। तरंग 2 प्रकार की होती है। तरंग कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तरंग होती है यांत्रिक तरंगें, या फिर अयांत्रिक तरंगें, या प्रत्यास्थ तरंगें, या दूसरी बोल दें अप्रत्यास्थ तरंगें, ठीक है। अप्रत्यास्थ तरंगों को ही विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं, ठीक है। आइए तो इस प्रश्न के आंसर के बारे में जानते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगें अथवा प्रत्यास्थ तरंगें नहीं है? तो भूकंप तरंगें प्रत्यास्थ तरंगें होती हैं, ध्वनि तरंगें भी प्रत्यास्थ तरंगें यांत्रिक तरंगें होती हैं, रस्सी में उत्पन्न तरंगें भी आपका यांत्रिक तरंग प्रत्यास्थ तरंगें होती हैं। तो इसका सही आंसर बनेगा गामा तरंगें यांत्रिक तरंगें या प्रत्यास्थ तरंगें नहीं होती हैं, ठीक है। गामा तरंगें कैसी तरंगें होंगी? फिर प्रत्यास्थ नहीं है, तो ये वैद्युत चुंबकीय तरंगें होंगी, या फिर अप्रत्यास्थ होंगी। कैसी होंगी? अप्रत्यास्थ। ये आपको ध्यान रखना है। गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, याद रखें। ये भेदन क्षमता जो होती है, आप यहां ध्यान रखें, गामा किरणों की भेदन क्षमता सभी किरणों में सबसे अधिक होती है। तो ठीक है, गामा किरणों को उल्टा वाई करके प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आई? क्लियर है इतना सबको? कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगों या अप्रत्यास्थ तरंगें हैं? ये इसमें उसका उल्टा प्रश्न पूछा गया है। तरंगें 2 प्रकार की होती हैं, तो इस प्रश्न में पूछा गया है कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगें या अप्रत्यास्थ तरंगें हैं? तो परावैंगनी किरणें, ऊष्मीय तरंगें, रेडियो तरंगें और एक्स किरणें, ये भी आप याद रखें, ठीक है। ये सब क्या होती हैं? ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, यानी इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ध्वनि तरंग कैसी तरंगें होती हैं? देखो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा। ध्वनि तरंगें कैसी तरंगें होती हैं? ठीक है, तो ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं, ये भी ठीक है। प्रगामी तरंगें होती हैं, ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और सी, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा एक बात और आपको याद रखनी है, अगर हम कम माध्यम की बात करें, माध्यम बोलें तो जैसे कोई घंटा बजा रहे हैं आप, ठीक है, तो उसमें जो तरंग उत्पन्न होंगी, जो ध्वनि उत्पन्न होगी, तो वो कैसी तरंगें उत्पन्न होंगी? वो यांत्रिक तरंग उत्पन्न होंगी। उस तरंगों को ध्वनि की उन तरंगों को क्या कहते हैं बोलेंगे? ध्वनि वहां कैसी तरंगों के रूप में काम करेगी? यांत्रिक तरंगों के रूप में। क्लियर है? अब इसी चीज को एक बात और दोबारा से समझ लीजिए, अगर ये ध्वनि कंपन के माध्यम से उत्पन्न हो रही है, कंपन, अगर माध्यम कंपन का है तो वहां ये अनुदैर्ध्य होगी। कैसी होगी? अनुदैर्ध्य होगी। और अगर यही संचरण की बात करें, किसी संचरण के माध्यम से, जैसे कोई जुड़ी हुई चीज है, ठीक है, तो वहां ये प्रागामी तरंग के रूप में काम करती है। ठीक है, 3 होती है, तो ये अनुदैर्ध्य तरंग को भी ठीक है इसका आंसर, प्रगामी तरंगें भी हैं, और एक और आता है यांत्रिक तरंग। ये ध्वनि तरंगें 3 तरह से ऑप्शन मिल सकता है, कोई सा भी एक ही ऑप्शन होगा इनमें, या तो अनुदैर्ध्य होगा, या फिर अनुप्रगामी होगा, या फिर यांत्रिक होगा। तो ए और सी इसका बिल्कुल ठीक आंसर था। ठीक है, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना तो ना भूलें, क्योंकि ये बहुत मेहनत करके वीडियो बनाई जा रही है, और आने वाले समय के लिए ये जो पेपर है आपका, बिल्कुल आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन पढ़ो, पेपर में बैठो, क्वेश्चन पढ़ो, पेपर में बैठो, बिल्कुल ठीक डिक टू डिक क्वेश्चन मिलते हैं, कोई समस्या आने वाली नहीं है। 5 नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है, जो सबसे ज़्यादा पूछा है, ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। इस पर थोड़ा हम बात करके चलेंगे। इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, बच्चों को ऑप्शन में भी कन्फ्यूजन रहता है, तो आपने बता सकते हैं ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो ज़्यादातर बच्चा स्टील पर चला जाता है, इस्पात पर, तो ये इसका सही आंसर नहीं है। आंसर सही है एल्युमिनियम। क्या हो? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। आइए इनको मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। नीचे मैंने इसके लिए एक इमेज इसमें आपके लिए सेट किया, आप इस पर एक बार नज़र डाल लीजिए। ये प्रश्न नंबर आप यहाँ देखें एक बार, पहले इसको देख लें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करेंगे। तो जो वायु ध्वनि की जो चाल है, पहले तो यार ध्यान रखें मीटर प्रति सेकंड में ध्वनि की चाल होती है, तो वायु में जो ध्वनि की चाल होगी वो 0 डिग्री सेल्सियस पर वो 331 होगी, या तो 331 ऑप्शन होगा, या 332 होगा। लेकिन यही चीज़ हम बात करें वायु को 20 डिग्री सेल्सियस पर, ये पिछली बार अग्निवीर में आया होगा फिर क्वेश्चन है, तो इसकी चाल जो होती है 20 डिग्री सेल्सियस पर, बच्चे को ये याद रहता है 332 ज़्यादातर, लेकिन 20 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की जो वेग है वो कितना होता है? 343 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने जैसे अभी बताया था एल्युमिनियम, एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल आपको दिखाई दे रही होगी, ये इतनी होती है 6420 मीटर प्रति सेकंड, और स्टील या इस्पात में कितनी होती है? 5941, यानी कि ज़्यादा किस में है? 64 ज़्यादा है 5941 से, 6420 ज़्यादा है 5941, तो एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल ज़्यादा होती है स्टील की अपेक्षा या इस्पात की अपेक्षा। अगर एल्युमिनियम ऑप्शन में नहीं है तो फिर इस्पात करेंगे। क्लियर है सबको? और इस्पात के स्थान पर ग्रेनाइट है, तो ग्रेनाइट में भी ज़्यादा है, देख लो यहाँ ध्यान से, 6000 है मीटर प्रति सेकंड। तो इस सारणी को एक बार देखेंगे पूरा, और उसके बाद फिर आप इसमें जाएंगे। तो नेक्स्ट हम पीछे के प्रश्न पहुँचते हैं। जो पीछे प्रश्न आपका 6 क्वेश्चन चलेगा, तो यहाँ फिर से एक प्रश्न और है कि जो ध्वनि का वेग है, ये ध्यान दें, ध्वनि का वेग सबसे कम किस में होता है?
ठीक है। तो सबसे अधिक जैसा कि आपने बताया एल्युमिनियम में होता है, ठीक है। और इसके बाद पूछा ध्वनि का वेग सबसे कम किस में होता है, तो ध्वनि का वेग घनत्व पर निर्भर करता है, ध्यान रखना है। ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है, घनत्व पर निर्भर करता है, ठीक है। इसलिए वायु में ध्वनि का वेग कम होगा। किस में कम होगा, वायु में ध्वनि का वेग सबसे कम होगा। क्या बात समझ में आई? और इससे भी कम अगर बात करें, अगर इसमें ऑप्शन होता रबड़, रबर, तो उसमें तो ये ध्वनि का वेग मात्र 54 मीटर प्रति सेकंड होता है, अगर ऑप्शन ये होता तो। लेकिन इन ऑप्शनों की बात करें तो इनमें जल, इस्पात और कांच, इन सब में वायु से ज़्यादा ध्वनि का वेग होता है। तो सबसे कम जो वायु का वेग है वो वायु में ही होगा, 332 मीटर प्रति सेकंड, जैसा कि आपने अभी पढ़ा था। एक बार टेबल को और दिखा देंगे आपको। देखो यहाँ पर भी ध्यान दें, ध्वनि का प्रसार किस में सबसे अधिक होता है। ध्वनि का प्रसार देखो यहाँ पर पदार्थ मात्रा बदल दी गई है, निर्वात है, गैस है, ठोस है, तरल है। तो याद रखें ध्वनि का प्रसार सबसे अधिक होता है ठोस में, ठीक है। किस में होता है, ठोस में। और सबसे कम किस में होता है, कम की बात करें तो गैस में होता है, ठीक है। ठोस में ज़्यादा है, उसके बाद फिर क्या आएगा, द्रव आ जाएगा, द्रव के बाद फिर गैस आ जाएगा। यानी कि सबसे कम गैस में, सबसे अधिक ठोस में ध्वनि का प्रसार होता है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न है, ये टेबल एक बार आप देख लीजिए, इसके फोटो खींच सकते हैं। वायु में ध्वनि का जो वेग है वो इतना है, 20 डिग्री सेल्सियस पर 343 है। ये एक बार आपको मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल में आपको दिखाई दे रहा है, जल में 0 पे है 1402 और 20 डिग्री सेल्सियस पर 1482 और समुद्री जल का है 1522। जैसा कि अभी पिछले, ये देखो ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है, यहाँ पर मैंने इसका प्रश्न नहीं बनाया, आप यहीं से याद करेंगे। समुद्र में ध्वनि का, समुद्री जल में जो ध्वनि का वेग है वो कितना होता है, 1522 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होता है। ये आपके ऑप्शन में दिखाई देगा। क्लियर है? नेक्स्ट, यहाँ इनको भी एक बार देख लें। देखो रबड़ का भी मैंने जिक्र किया था, रबड़ में जो ध्वनि का वेग है सबसे कम होता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से भी इनमें आपस में भी काट सकता है ऑप्शन को, तो देख के करें, ठीक है, चीज़ों को समझें। ये भी आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें केवल सांपों द्वारा सुनी जाती हैं। सांपों द्वारा कौन सी तरंगें सुनी जा सकती हैं, तो 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आप एक ऑप्शन क्लिक करें जो ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कौन सी तरंगें तुझे सांप सुन सकते हैं, वो अपश्रव्य तरंगें होती हैं। कौन सी तरंगें होती हैं, अपश्रव्य तरंगें होती हैं। इनकी आवृत्ति जो होती है, आवृत्ति कैसी होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है, ठीक है। क्लियर है इतना? और ये केवल सांपों द्वारा सुनी जा सकती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें केवल मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती हैं। मनुष्य कौन सी तरंगें सुन सकता है, तो मनुष्य श्रव्य तरंगों को सुन सकता है, क्योंकि इनका आवर्ती परिसर जो है, ठीक है, वो कितना, आवर्ती की अनुदैर्ध्य तरंगें कितनी होती हैं, मतलब आवर्ती तरंग परिसर कितना होता है, 20 हर्ट्ज से, कई बार पेपर में बन चुका है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक इनका तरंग परिसर होता है। तो इन्हीं तरंगों को मनुष्य का कान सुन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें कुत्ता, बिल्ली एवं चमगादड़ द्वारा आदि द्वारा सुनी जा सकती हैं। तो वो कौन सी तरंगें होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं पराश्रव्य तरंगें होती हैं, ठीक है। कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इन तरंगों को सुन सकते हैं, ठीक है।
तो एक इनका उपयोग भी है थोड़ा पराश्रव्य तरंगों का। आप देख सकते हैं पराश्रव्य तरंगों का पहला उपयोग है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसे आप याद रख सकते हैं। जो कारखाने होते हैं उनकी चिमनियों से कालिख हटाने में इनका उपयोग होता है। दूध के अंदर से हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में इसका उपयोग होता है। अब बात आती है, एक होता है चमगादड़। चमगादड़ चमगादड़ कौन सी तरंग उत्पन्न करती है? तो आप बताएंगे पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करती हैं। और एक होती है आपकी, सबसे बुद्धिमान जीव कौन सा होता है? सबसे बुद्धिमान जीव हमारा हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव भी है, वो कौन सा होता है जरा बताएं ध्यान करके। 2 मिनट के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। चमगादड़ तो है ही, सबको फेमस है, जानते हैं कि पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करती है। लेकिन एक जीव और है जो सबसे बुद्धिमान जीव माना जाता है, और वो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। तो डॉल्फिन, डॉल्फिन ये ध्यान रखेंगे, डॉल्फिन भी पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करती है। और पराश्रव्य तरंगों को एक बात और आप याद रख सकते हैं, एक प्रश्न और है, दूध के अंदर जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ फिल्टर होकर दूध आता है थैलियों वाला, जिसे थैली बोलते हैं, टोंड दूध कहते हैं, ठीक है। टोंड दूध सामान्य दूध होता है, डबल टोंड दूध, क्रीम वाला दूध जो होता है, उससे शुद्ध करके जो भेजा जाता है, उसमें भी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं उसे शुद्धिकरण के लिए, यानी हानिकारक जीवाणुओं को उसमें से मारने के लिए। ये सभी चीजें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। निम्नलिखित में से ध्वनि तरंग की विशेषता क्या है? तो ध्वनि आयाम पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है। आवर्ती पर भी निर्भर करती है, वेग पर निर्भर करती है, तो हर्ट्ज पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि हर्ट्ज जो होता है वो आवर्ती का मात्रक है। आवर्ती का जो मात्रक है वो हर्ट्ज होता है। क्लियर है? आवर्ती का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? हर्ट्ज। किसी एकल आवर्ती की आवाज को क्या कहते हैं? एकल आवर्ती की आवाज को क्या कहते हैं? यानी एक बात जैसे कह सकते हैं, एक माध्यम से कह सकते हैं, उत्पन्न जो आवाज होगी उसे क्या कहेंगे? टोन शब्द कहेंगे। टोन लिखा जाता है वैसे, वैसे टून शब्द है ये। क्या है? टून। जैसे कि आप जानते हैं धुन जिसे कह दें, क्या कह देते हैं? धुन। और एक भाषा में हम ये कह सकते हैं स्वर। क्या कह सकते हैं? स्वर। तो टून बोल दो, धुन बोल दो, स्वर बोल दो, ठीक है। तो किसी एकल आवर्ती की आवाज को टून कहते हैं, धुन कहते हैं, स्वर कहते हैं। लेकिन अगर हम इन आवृत्तियों को एक साथ जोड़ दें सबको, जैसे आपने जागरण देखा होगा, उसमें ढोलक की आवाज, पैड की आवाज, ठीक है, और नगाड़े की आवाज, इन सबको एक साथ मिला दिया जाए तो फिर ये क्या कहलाएगी? एकल के स्थान पर बहु लिख दिया जाए, ठीक है, बहुत सारे साजों की आवाज क्या कहलाई जाएगी? नोट कहलाई जाएगी। बात क्लियर है? यानी एकल आवर्ती की आवाज को हम टोन कहते हैं, और बहुत सारे जो साज हों उनकी आवर्ती को क्या बोलेंगे? नोट बोलेंगे। बस इतना ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? तो जैसा कि आप जानते हैं 17 मीटर होनी चाहिए। ये लगभग 16.5 होता है, लेकिन आप इसे 17 याद रखेंगे। कितना रहेंगे? 17 मीटर होती है। कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर की दूरी से परावर्तित होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है प्रतिध्वनि स्थान कहेंगे, बी है प्रतिध्वनि कहेंगे, श्रोता बोलेंगे, उपयुक्त सभी ठीक है, तो उसे बोलेंगे प्रतिध्वनि। क्या बोलेंगे? जो वापस ध्वनि आ रही है प्रतिध्वनि बोलते हैं। ऑप्शन बी ठीक है इसका। मानव मस्तिष्क में ध्वनि का प्रभाव कितने देर तक कायम रहता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कितनी बार एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, सीजीएल, सीएचएसएल सब में पूछा गया प्रश्न है।
तो इसका सही आंसर होगा 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड को लिखेंगे, 1 0 नीचे 0.1, इसे दोबारा से मैं लिख के दिखाता हूँ। 1/10 सेकेंड का एक विकल्प और है 0.1 सेकेंड, यानी नीचे 10 आ रहा है तो इस 10 के लिए भाग करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 0.1 सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो सही आंसर है इसका डी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के किस कारण से सुनाई देती हैं? किसी ऑप्शन क्वेश्चन है हमारा, किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के किस कारण से सुनाई दे जाती हैं? ठीक है, तो देखो, कमरे में जब कोई बात कर रहा हो तो वो ध्वनि किसी अवरोध से टकराने के बाद हम तक पहुंचेगी, दीवारों से, खिड़कियों से टकराएगी, उसके बाद हमसे हमारे पास पहुंचेगी। तो किसी अवरोध के कारण ध्वनि का चलना या प्रकाश का चलना एक ही बात है, दोनों के लिए एक ही जैसे आंसर होते हैं। ध्वनि तरंगों का विवर्तन कहलाता है। विवर्तन आपको याद रखना है, विवर्तन कौन सी घटना है? किसी ध्वनि का किसी अवरोध के माध्यम से, अवरोध का मतलब है खिड़की और दरवाजे के माध्यम से टकराकर बाहर निकलना ही विवर्तन होता है। ठीक है, तो ध्वनि की तरंगों के विवर्तन के कारण ये आवाज हमें सुनाई देगी। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक डेसिबल होता है। ठीक है, क्लियर है? देखो भाई, यहाँ थोड़ा सा इन विकल्पों, इन ऑप्शनों में थोड़ी मिस्टेक है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक बैल भी होता है, और बैल के 1/10 भाग को कहते हैं डेसिबल। हम ये कह सकते हैं डेसिबल और बैल दोनों ही ध्वनि की तीव्रता के मात्रक हैं, हर्ट्ज नहीं है इसमें से। ठीक है, हर्ट्ज आवर्ती का मात्रक है। किसका मात्रक है? आवर्ती का मात्रक है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर रखना चाहिए। तो बैल आवर्ती का, तीव्रता का सबसे बड़ा मात्रक है तीव्रता का, और डेसिबल तीव्रता का छोटा मात्रक है, यानी कि बैल का 1/10 भाग डेसिबल कहलाता है। क्लियर है इतना? तो इसके दोनों ऑप्शन ठीक है, आप इसे सही लिख लेना। ये चौथे ऑप्शन को हटा के यहाँ से ये कर दीजिए, इसमें चौथे ऑप्शन को हटा के इसमें से ये लिख दो, ए और बी दोनों ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ठीक है, डॉपलर इफेक्ट जो होता है वो किससे संबंधित है, ये आपके सामने क्वेश्चन आया है। इसके सारे प्रश्न सुन लीजिए। डॉपलर प्रभाव क्या होता है, तब मैं इसका ऑप्शन आपको क्लिक करके दिखाऊंगा। डॉपलर प्रभाव का उपयोग याद रखें, सुन लीजिए, बस खाली लिखना नहीं है, सुनना है। डॉपलर प्रभाव का उपयोग वायु में उड़ते विमान के वेग का अनुमान लगाने में किया जाता है। बोलो कोई दिक्कत इतना? जल के भीतर जो पनडुब्बी जाती है, पनडुब्बी, जल के भीतर जो पनडुब्बी जाती है, उसका वेग भी हम किससे ज्ञात करते हैं? डॉपलर इफेक्ट के कारण ही हम ज्ञात कर पाते हैं। ठीक है, तारों की गति का अनुमान भी हम डॉपलर प्रभाव के माध्यम से लगा सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, डॉपलर प्रभाव क्या है? देख, एक तो होता है श्रोता, ठीक है, और एक होता है स्रोत। स्रोत मतलब जहां आवाज होगी, श्रोता मतलब जो आवाज को सुनेगा। ठीक है, तो इनके बीच जो ध्वनि होगी उसका परिवर्तन जो होगा, इनके, अगर यहाँ स्रोत पे आवाज कर दी, यहाँ मतलब 1 घंटा लटका लो आप, इस घंटे से आवाज करें और श्रोता इसको सुनना है, तो जो आवाज में घंटा टन करने के बाद जो आवाज धीमी होती चली जाती है, तो जो आवाज का परिवर्तन जो हो रहा है, ठीक है, उसे ही कहते हैं, यानी कि जो ध्वनि का जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, ध्वनि का वो जो परिवर्तन है उसे ही डॉपलर प्रभाव बोला गया है। यानी कि ये ध्वनि से संबंधित है। ध्वनि की
आवाज़ में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, उसे यानी ध्वनि के वेग में जो धीरे 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 परिवर्तन हो रहा है उसे ही हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, शेर की दहाड़ की आवृत्ति कैसी होती है? ठीक है, शेर की दहाड़ की आवृत्ति कैसी होती है, तो ये आप बताएंगे। तो शेर की दहाड़ की आवृत्ति कम होती है, जबकि मच्छर की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है। ये ध्यान रखेंगे। क्यों होती है? क्योंकि आवृत्ति जो है, ठीक है, आवृत्ति तारत्व पर निर्भर करती है। तारत्व पर निर्भर करती है। तारत्व बोले तो इंग्लिश में पिच पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? पिच पर निर्भर करती है। और ध्वनि की आवृत्ति कम है तो उसका तारत्व भी कम होगा। अगर तारत्व और ध्वनि दोनों ही कम है तो आवाज़ मोटी हो जाएगी, और आवाज़ मोटी हो जाएगी तो शेर की आवाज़ सबसे मोटी होती है, ठीक है, तो उसकी आवृत्ति कम है तो उसका तारत्व भी कम है। क्लियर है? इसी प्रकार हम समझें अधिक मच्छर के लिए, मच्छर का तारत्व कैसा होगा? कम है, तो उसकी मच्छर का तारत्व अधिक है, पिच जो है मच्छर की, वो भिनभिनाहट जो है वो तीक्ष्ण होती है, तो तारत्व भी उसका कैसा होगा? अधिक होगा। और तारत्व अधिक होगा तो उसकी तीव्रता भी अधिक होगी। तो क्लियर है? शेर की दहाड़ की आवृत्ति, बस इतना आप याद रखें, शेर की दहाड़ की आवृत्ति कैसी होती है? कम होती है, और मच्छर की आवृत्ति अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, यानी लास्ट क्वेश्चन है आपका, संगीत स्केल, ठीक है, में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा, स्वरों की संख्या होती है 7। स्वरों से बनते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, सा, रे, गा, मा, सा, धा, नी, सा। तो वहाँ पर ये 7 स्वरों का जिक्र किया गया है। तो इसी के साथ 20 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जो लिंक है हमारा वो पहुंच सके और आप हमसे जुड़ जाएं। और आने वाले समय के लिए देखो, पेपर में अग्निवीर का आप पेपर देने जा रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल का अगर पेपर देने जा रहे हैं, तो यहाँ से जितने भी प्रश्न हैं वो आने के लिए तैयार हैं। रेलवे का भी अगर एग्जाम दोगे तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इतना कंट्रोल कर लिया गया है इसमें। ठीक है, तो अग्निवीर वालों से बस ये रिक्वेस्ट है कि बस सीधा क्वेश्चन पढ़ लें, इसकी डिटेल पर जो मैंने बताई है उनको ना सुने, सीधा क्वेश्चन आंसर पर चलते रहें। ठीक है, तो जय हिंद।